नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह हरिद्वार में स्वामी अवधेशानंद गिरी से मिले। स्वामी ने मोदी अमित शाह के नेतृत्व में भारत की बढ़ती शक्ति और सम्मान की सराहना की। इस्लामपुर विधायक रुहेल रंजन ने धेकवाहा पंचायत में नई इंडस्ट्री स्थापना के लिए सरकार से भूमि अधिग्रहण की मांग की। संजय राउत ने शंकराचार्य प्रकरण को लेकर योगी सरकार पर बोला हमला। हिंदुत्व के नाम पर ढोंग उजागर करने का किया दावा। धुले में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जोरदार कार्रवाई। 30,000 रुपए की रिश्वत लेने पर रंगे हाथों गिरफ्तार। पालघर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 3 दिनों से जारी माकपा आंदोलन मांगे मान्य होने के बाद स्थगित। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बनी सहमति। भारत के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंच गए हैं। उन्होंने कनखल स्थित हरिहर आश्रम में जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह रात्रि विश्राम के लिए पतंजलि योगपीठ रवाना हो गए। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि आश्रम में गृह मंत्री के साथ देश, सनातन और धर्म से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया, जिनके प्रयासों से धारा 370 हटाई जा सकी और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि आज भारत विश्व पटल पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के सशक्त नेतृत्व के कारण दुनिया में भारत का मान और सम्मान लगातार बढ़ रहा है। अमित शाह जी हरिहर आश्रम आए और उनसे लोक कल्याणार्थ तो चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रोत्थान के साथ साथ समसामयिक अनेक विषय और उनकी चूंकि आध्यात्मिक अभिरुचियां बड़ी अद्भुत हैं, तो उनसे कुछ आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा हुई और विशेष तौर पर ये चर्चा हुई कि किस तरह से राष्ट्र में अद्भुत प्रगति हो। जैसे हमने उन्हें धन्यवाद दिया धारा 370 के लिए, हमने उन्हें अति धन्यवाद दिया अभी कि उनके माध्यम से राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका है और जो आज एक बड़ा परिवर्तन है, सुखद परिवर्तन, भय मुक्त समाज है, समाज में भय नहीं है, आर्थिक प्रगति कितनी है। आज देश इस सामर्थ्य का है कि कभी हम पड़ोसी देशों के सामने भी संकोच करते थे, लेकिन आज हम बड़े बड़े राजाओं के आगे और अमेरिका के सामने भी नहीं झुक रहे हैं। क्या वह अमेरिका हमारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहा है। तो ये सामर्थ्य जो आई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, कि आज देश में सामर्थ्य के साथ साथ वैभव आया है, प्रगति आई है, उस सब के लिए भी हमने उनको धन्यवाद दिया। जैसे कि उनकी दिव्य प्रकृति है, वो सनातन संस्कृति के रक्षक है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी न केवल सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, बल्कि वह प्रगति के लिए भी, विकास के लिए भी एक माने जाते हैं कि उनके द्वारा राष्ट्र में एक अद्भुत विकास हो रहा है। धन्यवाद। बिहार में 2 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसके मद्देनजर विधायक पूरी तैयारी में है। इस्लामपुर विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर निर्वाचित विधायक रुहेल रंजन ने राष्ट्रीय समाचार से बातचीत में बताया कि चुनाव के समय किए गए वादों के अनुरूप काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देखवाहा पंचायत के ब्रह्म गांव में नई इंडस्ट्री लगाई जाएगी और इसके लिए सरकार से भूमि अधिग्रहण की मांग करेंगे। इससे न केवल उद्योग का विकास होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस्लामपुर से जदयू के विधायक रुहेल रंजन जी हमारे साथ हैं। रुहेल जी, बजट सत्र होने वाला है, बजट सत्र के 2 फरवरी से शुरुआत हो रही है, क्या कुछ इस बार जो क्षेत्र की जनता के लिए रहेगा? पहली बार आप वहाँ से विधायक चुनकर आए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू जितने भी हमारे बिहार के भाई बहन हैं, सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और हमारे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्य हैं वो सब हम लोग आगे रखेंगे। खास करके सबसे ज़रूरी रोज़गार का, तो रोज़गार के लिए ढेकवाहा
पंचायत में इस्लामपुर ब्लॉक में बरगावा गांव के आसपास 1300 कुछ एकड़ का एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जल्द से जल्द इसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो, ताकि वहाँ पर 1300 एकड़ में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ लग जाएंगी और 7-8 हज़ार लोगों को कम से कम नौकरी मिलेगी, 10,000 तक भी मिल सकती हैं। तो 10,000 परिवारों के अगर घर वहाँ से चलने लगेंगे तो हमारे विधानसभा क्षेत्र और नालंदा जिला और बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए सारा फोकस जी उसी पे रहेगा। क्या ग्रामीण लोग, वहाँ के ग्रामीण लोग भी तो विरोध कर रहे हैं उसे वहाँ पे ज़मीन देने से, कह रहे हैं कि यहाँ इतनी सारी ज़मीन चले जाएगा तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? जी नहीं, कोई भी गांव का ज़मीन नहीं लिया जा रहा है। टाल है वहाँ पे, उसमें ज़मीन लिया जा रहा है। 95% लोगों को इसमें दिक्कत नहीं है और कुछ वहाँ पे असामाजिक तत्व हैं जो कि इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो विरोधियों का चाल है क्या वहाँ पे? ये वो बात भी है, ये बात भी है, मेन वही बात है। लोग नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू विनती है कि लोग ये सोचें कि 10,000 परिवारों का रोज़गार का सवाल है, तो इसमें चाले ना चलें। और क्या कुछ बजट सत्र के दौरान रहने वाला है इस बार के लिए? आपका पहला बजट सत्र रहेगा, पहली बार विधायक बनेंगे? जी बहुत लंबी लिस्ट है, पूरी लिस्ट तैयार है। अभी आपको क्या बताएं एक एक करके। अच्छा, पिछले जो आपका एमएलए जो थे राकेश रोशन जी, उन्होंने घोषणा किया था कि इस्लामपुर को जो हम अनुमंडल बनाएंगे, उस पर तो अमल हो नहीं पाया। जी उसके ऊपर भी हमने कार्य चालू किया है। हमने ऑलरेडी कई जगह मीटिंग करके और बात करी है कि इस्लामपुर इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं, एक अंगरसर और इस्लामपुर, दोनों को मिलाकर के करीब 5 लाख का पॉपुलेशन है। तो 5 लाख के पॉपुलेशन में अनुमंडल होना अनिवार्य है, और ख़ास करके इसलिए कि 7-8 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ से अनुमंडल जाने में 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो बेचारा गरीब आदमी 50 किलोमीटर दूर खोट में अगर जाएगा तो उसको आने जाने में बहुत खर्चा हो जाता है और बहुत वक्त ख़राब होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र को ही एक अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। अच्छा, आपने चुनाव के समय डिग्री कॉलेज की भी बात की थी कि डिग्री कॉलेज, एक ही डिग्री कॉलेज है इस्लामपुर में, तो उस डिग्री कॉलेज और वहाँ पे डिग्री कॉलेज भी हो। जी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हमारा प्रयास है कि एक अंगरसराय ब्लॉक में भी और इस्लामपुर ब्लॉक में भी एक डिग्री कॉलेज बने। उसमें ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी परसों ही कंप्लीट किए हैं, तो अब आगे की कार्रवाई करेंगे। लगातार तमाम विभाग में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जी सुबह दिन रात यही काम है, ताकि जितने भी कार्य हैं लोगों के, जितनी भी समस्याएं हैं और जो भी हम लोग कर सकते हैं वो जल्द से जल्द हो। ये थे जदयू के विधायक, पहली बार जीत कर आए हैं इस्लामपुर विधानसभा से। बता दें कि इस्लामपुर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो क्षेत्र है, नालंदा उनका गृह जिला है, नालंदा के ही इस्लामपुर एक पार्ट है विधानसभा, वहाँ पर पहली बार जीत कर आए। इन्होंने कहा कि हम लोग रोजगार के लिए वहाँ पर हर एक प्रकार का जो है काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस्लामपुर जो है विकास करे। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने शंकराचार्य प्रकरण को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। राउत ने कहा कि ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य को स्नान करने से रोकना और उनके ऊपर लाठीचार्ज करना निंदनीय है। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य अब अनशन पर हैं और हिंदुत्व के नाम पर चल रही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। राउत ने तंज कसा कि शंकराचार्य के शरीर पर भगवा वस्त्र है और प्रधानमंत्री मोदी के शरीर पर भी वही वस्त्र है, फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जब स्वामी मुक्तेश्वरानंद मतोश्री आए थे तो उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा दिया गया और उनके चरण भी धोए गए। राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन गुरु से उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद लिया उन्हीं पर हमला हुआ और शिंदे चुप बैठे हैं। संजय राउत ने कहा कि उद्धव गुट ने इस पूरे मामले में हिंदुत्व के नाम पर किए जा रहे ढोंग को उजागर किया है और इसका विरोध किया गया है। वे शंकराचार्य से मिलने पर विचार करेंगे और इस अन्याय का निषेध करना जरूरी बताया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और जो बहुत प्रखरता से अपनी बात भी रखते हैं, इसलिए भी वो लोकप्रिय है। बहुत सी बातें शायद किसी को पसंद भी नहीं आती उनकी, फिर भी वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। जिस तरह से उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार ने पुलिस द्वारा हमला किया है, वो बहुत चिंता का विषय।
और जो अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं या हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। पूरे देश में उनको स्टेट गेस्ट, राज्य अतिथि का दर्जा मिला है। महाराष्ट्र में आए थे तो मातोश्री पर आए थे, हमने उनकी सम्मान पूजा अर्चा सब किया। बाद में उनको निमंत्रित किया, मुख्यमंत्री सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके सरकारी आवास पर वर्षा बंगले पर, और मुख्यमंत्री जी ने भी शंकराचार्य जी को राज्य अतिथि का दर्जा दिया था। ऐसे शंकराचार्य के ऊपर हमला होता है और आज के एकनाथ शिंदे उनके ऊपर अपनी बात भी नहीं रख पाते, निषेध भी नहीं कर पाते कि आपके गुरु है, आपने उनके चरण धोकर तीर्थ प्राशन किया है वर्षा बंगले, आपने उनको राज्य अतिथि का दर्जा दिया है, तुम्हारे गुरु के ऊपर हमला हो रहा है, ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है, लेकिन आप बात नहीं करते, आप निषेध नहीं करते। ये क्या है? ये है ढोंगी हिंदुत्व, नकली हिंदुत्व, बोगस हिंदुत्व, स्वार्थी हिंदुत्व। लेकिन हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये घटना की कड़ी निंदा हम कर रहे हैं और आगे क्या करना हम देख लेंगे। धुले में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बिना खेती की जमीन के लेआउट को मंजूरी देने के बदले 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट टाउन प्लानर कल्पेश चौरे को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि इस रिश्वतखोरी में असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन किशोर भाई और रेवेन्यू असिस्टेंट दीपक हटकर की भी संलिप्तता सामने आई है। शिकायतकर्ता ने अपने पिता की खेती की जमीन को इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए लेआउट मंजूरी का प्रस्ताव जमा किया था, जिसके बदले रिश्वत की मांग की गई। गौरतलब है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की यह 3 दिन में दूसरी ट्रैप कार्रवाई है, जिससे प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। पालघर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पिछले 3 दिनों से जारी माकपा का आंदोलन आखिरकार मांगे मान्य होने के बाद स्थगित कर दिया गया। इसकी जानकारी जिलाधिकारी इंद्रानी जाखड़ ने दी। बताया गया कि पिछले करीब 7 घंटों से आंदोलनकारियों ने शिष्टमंडल और जिलाधिकारी के बीच विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा चल रही थी, जिसमें कई प्रमुख समस्याओं का समाधान निकाला गया, जबकि कुछ मांगों पर निर्णय के लिए समय लिया गया। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनाने के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जेतलसर रोड पर आमने सामने बाइक की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों को तुरंत जेतपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में रजक भाई चौहान नामक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे बेहतर इलाज के लिए जूनागढ़ रेफर कर दिया गया है। जेतपुर तालुका पुलिस अभी भी अस्पताल पहुंची है और घटना की भी जांच शुरू कर दी गई है। और जेतसर रोड पर आमने सामने बाइक की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों को तुरंत जेतपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में रजक भाई चौहान नाम एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिसे बेहतर इलाज के लिए जूनागढ़ रेफर किया गया है। जेतपुर तालुका पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। दानापुर के पेठिया बाजार में मंदिर के पास अचानक लगी भीषण आग ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग ने देखते ही देखते 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियों और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकानें और उनमें रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग से लगे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग में उमेश नामक एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। जानकारी मिली कि पिठिया बाजार में लगभग 9-10 दुकान में और बस स्टॉक जो था जल के खाक हो गया और सब में वहां भागे भागे आया देखा। वैसे प्रशासन के लोग जुटे हैं, मैंने एसडीओ को डीएसपी सबको फोन भी किया और उसके पहले से ही अधिकारी लोग लगे हुए थे। बड़ा नुकसान हुआ है, छोटे पूंजी के लोग थे और बहुत बड़ी बर्बादी हुई है, तो दुखद है। हम प्रयास करेंगे
कि कानूनी तौर पर उनको किस तरह से मदद किया जाए उसके लिए प्रयास। मथुरा जनपद के थाना राय क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह माइलस्टोन संख्या 110 के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब बांदा से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोका और करीब 60 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि कुछ यात्रियों का सामान आग की चपेट में आकर जल गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरी बस जलकर राख हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आग गुरुवार से करीब 8 बजे लगी, जिसके कारणों की जाँच भी जारी है। पालघर के चिंतूपाड़ा इलाके में स्थित भगवती फोम फैक्ट्री में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। गद्दों में इस्तेमाल होने वाला फोम बनाने वाली इस फैक्ट्री में आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। प्रशासन के अनुसार इस घटना में किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है। पूर्वी चंपारण जिले को बेहतरीन चुनाव प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव उपयोग के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि जिले के लगातार दूसरी बार मिल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी जिले के चुनाव प्रबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जा रही है। यह पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार चुनाव संचालन में बेहतर प्रबंधन, आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन और नवाचारों को मान्यता देने के लिए दिया जा रहा है। सौरभ जोरवाल ने कहा कि यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरे जिले का है और इसमें योगदान देने वाले सभी लोगों का भी सम्मान है। पूर्वी चंपारण जिले को इस बार पुनः एक बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। जिले को जो विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुआ था उसके बेहतर प्रबंधन के लिए चयनित किया गया है और इसमें जिले के सभी कर्मियों के बिहाफ पे हम लोग इस अवार्ड को लेने जाएंगे। मैं और मेरे साथ में चुनाव निर्वाचन में जुड़े हुए 2 ऑफिसर हम लोग दिल्ली जाएंगे। ये लगातार दूसरे साल हमारे ज़िले को मिल रहा है। हमारे ज़िले के लिए गर्व की बात है और इसमें सभी नागरिकों का सहयोग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से ज़िले में संपन्न हुआ है। उसके लिए दिया जा रहा है। जो मुख्य थीम चुनाव की रखी गई थी उसके अंदर बेहतर प्रबंधन, आईटी का प्रयोग, इसके अंतर्गत कैटेगरी के अंतर्गत हमको ये हमारे ज़िले को ये अवार्ड दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने मैच भारत के बजाय किसी अन्य देश में कराने का अनुरोध किया। यह प्रस्ताव आईसीसी के 16 सदस्य देशों की वोटिंग में रखा गया, जिसमें 14 देशों ने बांग्लादेश के प्रस्ताव के खिलाफ और केवल 2 देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इसके समर्थन में वोट किया। आईसीसी ने बीसीबी से कहा कि वह इस फैसले की जानकारी अपनी सरकार को दे और चेतावनी दे कि यदि बांग्लादेश में भारत में खेलने से इनकार करता है तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में बीसीबी की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया जा सकता है। विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बीसीबी ने सुरक्षा और खिलाड़ियों की सेफ्टी का हवाला देते हुए आईसीसी से भारत में मैच नहीं खेलने का अनुरोध किया था। आईसीसी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बीसीबी को भारत में खेलने से इनकार करने की कोई अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले में हुए प्रशासन से और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। जहां कल देर शाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे थे, तो वहीं अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे माता प्रसाद पांडे भी उनसे मुलाकात करने आज उनके शिविर पहुंचे और उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का मुद्दा सदन में उठाने का आश्वासन दिया और उनसे मुलाकात कर आशीर्वाद
आशीर्वाद लिया। माघ मेला के सेक्टर 4 में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर बैठे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि मुझे सभी का सहयोग मिल रहा है और वहीं माता प्रसाद पांडे ने कहा कि पूरा सनातनी आपके साथ है, सभी लोग आपके साथ खड़े हैं, साधु संत भी आपके साथ हैं। जल्द ही इस पर प्रशासन और सरकार कार्य करे क्योंकि 2 दिन बाद बसंत पंचमी का स्नान पर्व होने वाला है, जिससे सियासत और साधु समाज उग्र हो सकता है। देखिए, हम तो आए थे एक तरह से उनका दर्शन करने, दूसरे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उससे पूरा सनातन समाज आहत है। तो उनके प्रति हम सनातन समाज की तरफ से अपने तरफ से एक संवेदना, एक समर्थन के रूप में कह दीजिए या एक दुख व्यक्त करने आए थे स्वामी जी के चरणों में कि आपके साथ अन्याय हुआ है और सारा समाज, सनातन समाज इससे आहत है, दुखी है। आपने आश्वासन दिया है पूरी घटना की जानकारी, हाँ, मैं पुलिस ने बर्बरता किया है इनके सब वो मैं पुलिस की बर्बरता के बारे में मुझे पूरी जानकारी हो गई है, अखबारों के मामले से हो गई, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया है। अब इस पर हम सरकार से जवाब मांगेंगे, जब असेंबली चलेगी तो इसको हम उठाएंगे और सरकार से कहेंगे ये अप्रिय घटना क्यों हुई, आप क्या कर रहे थे, आपके अधिकारी क्या कर रहे थे। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।